अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। आईनी तरमीम के हवाले से जिस बड़े धमाके की आज तवक्कुह की जा रही थी वो तो ना हो सका, लेकिन सियासी जमातों में इतफाक़ राय हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान के मुसवदे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी राजी हो गए। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कंडीशन भी रखी है कि बानी PTI तक रसाई दी जाए। मुसवदा उनके सामने पेश किया जाएगा, हतमी तौर पर जो इसकी मंजूरी है वो बानी PTI देंगे। और ये भी इतलात है कि कल बानी PTI से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 4 रुकनी जो वफ्द है वो मुलाकात करेगा, उनके सामने पूरा एजेंडा रखेगा, जिसके बाद हतमी तौर पर इसकी मंजूरी बानी PTI देंगे। आज बैरिस्टर गौहर ने मौलाना साहब के बाद क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। मौलाना साहब के साथ हमारी जो मुलाकात हुई है ऑलमोस्ट एक कंसेंसस पे पहुंच गए। कल खान साहब से हिदायत के बाद हम फाइनल अनाउंसमेंट करेंगे। बिलावल साहब भी आए थे, वो मौलाना साहब के घर में किसी और कमरे में बैठे, लेकिन जाते हुए हमारी तरफ आए। हमारी सलाम दुआ ज़रूर हुई है, लेकिन बिलावल साहब के साथ हमारी ड्राफ्ट पे कोई गुफ्तगू नहीं हुई। ये आपने बैरिस्टर गौर को सुना, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी कंफ्यूज दिखाई दे रही है। सलमान अकरम राजा जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि चीफ जस्टिस की तैनाती हो या आइनी बेंच के हवाले से उसमें जजेस की तैनाती हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी जो कमीशन बनेगा, जो कमेटी बनेगी, उसकी कंपोजिशन पर तहफ़्फ़ुज़ात है। लेकिन हतमी तौर पर वही जो कहा जा रहा है कि इसका फैसला जो है वो बानी PTI ने करना है। जो कमेटी कल मुतवक्का तौर पर बानी PTI से मिलेगी उसमें जो दीगर रहनुमा हैं वो भी शामिल होंगे, सलमान अकरम राजा हैं वो भी शामिल होंगे। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंगेज हो गई, मौलाना मान गए। इसका पूरा क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी ले रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जिस तरह वो हैदराबाद में जलसे आम से भी खिताब कह रहे थे, दोबारा उन्होंने इस्लामाबाद आना है, इस मामले को आगे लेकर बढ़ना है ताकि आइनी तरामीम हो सके। किस तरह बिलावल इसका क्रेडिट ले रहे हैं, मुलाहिजा कीजिए। कंसेंसस तकरीबन बन चुका है। वो आइन साजी अपना स्ट्रेंथ पे, अपना पॉलिटिकल ताकत पे पास कर सकते हैं और पास करके दिखाएंगे। ये आपने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को सुना, वो किस तरह बता रहे हैं कि कंसेंसस हो रहा है, लेकिन अभी भी नंबर गेम बहुत अहम है। हुकूमत ने नंबर पूरे करने हैं। ये उस टाइम में हो रहा है जब हमने देखा आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों के हवाले से इजलास जारी था। बिल्कुल उसी वक्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मखसूस नशिस्तों का जो 12 जुलाई का फैसला, इस हवाले से दूसरी वजाहत जारी कर दी गई है। वजाहत भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर जो काफ़ी निकात हैं जो फैसले के वो बयान किए गए हैं, जिसके मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ दोनों की जानिब से मुतफर्रिक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के माजी से इतलाक के बारे में सवाल उठाया था, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया गया था। कहा गया था कि दोबारा इस पर वजाहत दी जाए। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का माजी से इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं हो सकता। आज के फैसले में बात सामने आई है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम अदालती फैसले को गैर मौसर नहीं कर सकती। आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से जो दूसरी वजाहत दी गई है उसमें सारी बातें सामने आई हैं। हमने देखा इस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो इजलास जारी था वो भी बगैर नतीजा ख़त्म हो गया है। उसमें भी कोई बातचीत आगे सामने नहीं आ सकी, लेकिन ज़राए से खबरें आ रही हैं कि माजी में इतलाक के हवाले से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज के प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मान गई है 26वीं आइनी तरमीम पर, आप लोग कायल हो गए हैं, अब जेल में मुलाकात करेंगे बानी PTI के साथ, आप उनको कायल करने की कोशिश करेंगे? नहीं, बिल्कुल इस किस्म की बात नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको वो कर दूं। एक पहली दफा एक मुकम्मल ड्राफ्ट मौलाना की तरफ से हमारे पास आया है, जो लामौला पिछले जितने भी ड्राफ्ट आए हैं उनसे बेहतर है। उसमें मिलिट्री कोर्ट्स की कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें फंडामेंटल राइट्स की कोई बात नहीं है, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बाय रेजोल्यूशन वाला कोई ऐसा मामला नहीं है। तो बाय एंड लार्ज वो पिछले ड्राफ्ट से बेहतर है। ये मौलाना का एक जो ड्राफ्ट आया, जो मौलाना की गवर्नमेंट के साथ मीटिंग हुई, उसके बाद ये ड्राफ्ट हम तक पहुंचा है। उस पर हमने उन्हें बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कन्वे किया है कि आपकी ये चीज़ हमारे पास आ गई है। हम अब अपने कायद, अपने रहनुमा इमरान खान साहब से जाके ये चीज़ें उनके सामने रखेंगे और फिर उनकी इंस्ट्रक्शंस के तहत हम आपको बताएंगे कि हम इससे डिसएग्री करते हैं, ये एग्री करते हैं। अच्छा, ये भी इतलात है कि आज बिलावल साहब भी मिले हैं बैरिस्टर गौहर आपकी जो क़यादत है उनके साथ मौलाना की रिहाइशगाह पर, ये सारा मामला वहां पर तय पाया है? देखें, ये हमारा तो मामला जो है वो क्योंकि हमारी सारी डिस्कशन जो है वो मौलाना के साथ चल रही हैं, तो ये जो मामलात हैं ये मौलाना की तरफ से ये ड्राफ्ट हमारे पास आया है। इसमें हम बिलावल साहब के हवाले से कोई इनपुट नहीं है इसमें।
चले खबरें यही कोड हो रही है कि बिलावल साहब ने कमिट किया है जो बैरिस्टर गौहर साहब है कि कल बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात करवाई जाएगी, रसाई दी जाएगी वहां तक ताकि मामला आगे चल सके। देखिए जी, बानी पीटीआई से मुलाकात तो वैसे भी हमारा हक है, उसके लिए हम अदालत में भी गए और हमें यही कहा गया कि ये बैन तब तक है 18 तक, तो उसके बाद मुलाकात हो जाएगी। हमारी मुलाकात तो हमारा राइट है, कानूनी वो होनी चाहिए। खान साहब की सेहत के हवाले से भी हमें बड़ी तशवीश रही है और वो डॉक्टर के हवाले से जो हुकूमत की मिसकमिटमेंट थी जिससे हमारे वर्कर और क़यादत में बड़ा गम गुस्सा पाया जाता है, वो भी आपके सामने है। एनीवे, खान से मिले बगैर किसी ड्राफ्ट के हवाले से हम कोई कमिटमेंट किसी को देने को तैयार नहीं है। दो वो हम ये कह रहे हैं कि ये जो चौथा ड्राफ्ट है, इट इज बाय एंड लार्ज फार बेटर देन जो पहले 3 ड्राफ्ट थे उनसे बेहतर है, मगर बहरहाल इसका फैसला खान साहब ही करेंगे। अच्छा शेख साहब, यहाँ पर एक ये भी मामला है, 2 हफ्ते से बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हो पाई आपकी क़यादत की। उससे पहले हमने देखा इस तरह की खबरें आ रही थी, बानी पीटीआई कहती कि ये मौका नहीं है कि आईनी तरामीम की जाएं, तो उनकी अप्रूवल तो आपको मेरे ख्याल से पहले थी कि आप इस मुज़ाकरात में जाएं, कमेटी में बैठें, पूरा मामला यहाँ तक लेके आए, किसी एक मुसद्दे के ऊपर आप लोग राजी हो जाए और फिर उनके पास जाएं। देखें, बहुत सी चीजें हैं जिनकी हर चीज की अप्रूवल के हवाले से वापस नहीं जाया जाता, बहुत से इख्तियारात हैं और बहुत सी परमिशन हैं जो खान साहब ने पार्टी को, पॉलिटिकल कमेटी को दी हुई है कि आप उस पर डिलिबरेट कर सकते हैं। बट देन देयर इज अ रेड लाइन फॉर ऑल ऑफ अस, क़यादत के लिए भी, वर्कर्स के लिए भी। और जब ऐसी रेड लाइंस आ जाती हैं, वो उस पर हमारा इख्तियार नहीं है या उस पर हम कायद की रहनुमाई के बगैर नहीं चल सकते, तो वो फिर हम कायद की रहनुमाई के बगैर आगे नहीं जाएंगे और मेरे ख्याल में किसी को इस पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्म 45, 47 का मामला भी अभी ज़ेर इल्तवा है, आप लोगों का शिकवा है। इस तरह आईनी तरमीम इसी पार्लियामान से होना, इस पार्लियामान की तौसीक कर रहे हैं मतलब आप? देखें जी, हमने आपको कहा और हम कहते रहे हैं कि हम किसी तरमीम पे वोट नहीं कर रहे, कि तरमीमों के ऊपर बात हो रही थी जिस पे हमने मौलाना के साथ बैठ के उनको असिस्ट जरूर किया, अपनी इनपुट जरूर दी है। हमने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा कि हम वोट नहीं करेंगे। अब मौलाना जिनके साथ हम क्लोजली काम कर रहे हैं, ही हैज कम अप विद अ फाइनल ड्राफ्ट जो हम उनका ड्राफ्ट समझते हैं, हुकूमत का नहीं समझते, क्योंकि हमें तो ड्राफ्ट उनसे तो उसमें हम तौसीक नहीं करेंगे, बल्कि जब तक खान साहब को डायरेक्शन नहीं देंगे, हमने उस मुसद्दे के साथ ना हमने एग्री किया है, ना हमने उसको अडॉप्ट किया है, ना हमने उसको अप्रूव किया है। लेकिन बैरिस्टर गौहर तो यही कह रहे हैं, यही कहा कि हम मौलाना के साथ मुत्तफिक हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब पार्लियामान में टेबल होगा नहीं हम मौलाना के साथ देखें इसमें अभी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर बात होने वाली है। अच्छा, मैंने कहा बाय एंड लार्ज आप मेरी बात को समझे, ये मुसद्दा पिछलों से बेहतर है। ऑब्वियसली मिलिट्री कोर्ट्स की बात नहीं है, पिछले में थी, बेहतर है। ऑब्वियसली आर्टिकल 8 को पिछलों में छेड़ रहे थे, इसमें नहीं छेड़ रहे, ये बेहतर है। ऑब्वियसली वो बाय रेजोल्यूशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का मामला करना चाहते थे, इसमें नहीं करना चाहते, बेहतर है। बट स्टिल थ्रू कमीशन ये जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं 3 जजेस के पैनल के हवाले से, और उसमें फिर ऑब्वियसली जो कमीशन होगा उसमें हुकूमत की तादाद ज्यादा होगी और फिर हुकूमत अपनी मर्जी का कोई चीफ जस्टिस या जज ले आएगी। हम नहीं इससे मुत्तफिक हैं इस वक्त, और ये हमारा इख्तियार नहीं है पार्टी का, हमारी बड़ी क्लियर पोजीशन है इसके ऊपर। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम मुसद्दे को अप्रूव करें? हम तो मौलाना के साथ एक अलायंस में उनको असिस्ट कर रहे हैं, और क्योंकि हम सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, तो ये एक मामला है जिसको हम बिल्कुल अप्रूव नहीं करते हैं और उस पर खान साहब की रहनुमाई के बगैर हम नहीं चल सकते। मुत्तफिक है लेकिन वोट नहीं करेंगे, जब बिल टेबल होगा पार्लियामान में वोट भी नहीं करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखें जी, क्यों अप्रूव करेंगे, क्यों वोट करेंगे जब तक हमारी खान से बात नहीं हो जाएगी, मुलाकात नहीं हो जाएगी। वी आर वेरी क्लियर कि हमने इस आईनी तरमीम के बिल्कुल हक में नहीं है, ना ये उसका टाइम था, ना कोई ऐसी जरूरत थी। अब ये ले आए हैं और उसके लिए इन्होंने अगवाकारियां शुरू कर दी हैं, अब बदकारियां शुरू कर दी हैं, और लोगों को देखें, आपने कल मौलाना ने भी कंप्लेंट किया कि उनके लोगों को भी ये हरासा और जलील कर रहे हैं, खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, मारने कुटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा गन तो इन्होंने बचा दिया है। सो हम ये बार बार कह रहे हैं, पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही कि वी आर नॉट फॉर दिस तरमीम, बट इन एनी वे इफ दिस तरमीम गोज ऑन, हमारी इनपुट जो है वो मौलाना के ड्राफ्ट में हमने जरूर दी है, बट दैट नॉट नेसेसरली मीन्स कि वी आर वर्किंग क्लोजली तो विल वोट फॉर इट। इट इज खान साहब डिसीजन, और यहाँ तक जो हम आ गए हैं बस हम यहीं तक आ सकते थे
इसके बाद जो भी होगा इमरान खान साहब के फैसले की फाइनल जो रोशनी में डिसीजन होगा। है वो बानी पीटे इमरान खान साहब कल अगर मुलाकात होती है जेल में तो वहां पे बैठ के वो करेंगे। अच्छा ये बताएं जो मखसूस नशिस्तों का अगर मामला नई है मुलाकात देखो जी, अगर नई मुलाकात होगी ना तो जी। मैं आपको बताऊं, अब अदालत ने भी जो डेट डाली थी वो भी करीब आ गई है हाई कोर्ट ने। ये तो एक तमाशा बनेगा कि आप ये नई मुलाकात कराएंगे, नई मुलाकात कराएंगे तो फिर यहाँ पे एक और रोला डल जाएगा। वो हम तो फिर किसी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे इस तरीके से। ठीक है ठीक है, लेकिन लेकिन आप जो रोले वाली बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट पाकिस्तान तरीके से आप करती रही है, लेकिन आज भी एक प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी। कारकुनान भी डबल माइंडेड नहीं हो गए, आज उस तरह से मुल्क में प्रोटेस्ट हुआ नहीं जिस तरह आपने कॉल दी थी। पहले भी कॉल दी लेकिन वो कॉल जो है वो कॉल ऑफ हो गई। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल इसको ऐसे नहीं समझता हूँ। पंजाब के हर जिले में प्रोटेस्ट हुआ है, भरपूर तरीके से हुआ है। पुलिस के जबर के, उनके जुल्म के, उनकी बेहूदियों के, बेहयाई के बावजूद भी, गिरफ्तारियों के बावजूद भी हमारे पास फुटेजेस, विजुअल्स आ रहे हैं और जैसे जैसे आ रहे हैं हम वैसे वैसे वो अपलोड कर रहे हैं और वो आप देख ले वहां जाके। लेकिन पाकिस्तान तरीके से स्ट्रीट पावर तो देखिए आप बड़े मोतरफ है, तमाम सियासी जमातें मोतरफ है। पाकिस्तान तरीके से स्ट्रीट पावर है, उसका मुजाहरा करती है हुकूमत, डेफिनेटली उसको रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन आज उस तरह का मामला देखने को नहीं मिला जिस तरह पहले पाकिस्तान तरीके से हो रहे थे। मैं बिल्कुल आपसे एग्री नहीं, मैं आपसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। अगर आप आज से 1.5 महीना पहले चले जाएं तो हम तो 4 बंदे भी नहीं निकाल सकते थे। आज हमारे हजारों बंदे, सैकड़ों बंदे निकलते हैं और आप कह रहे हैं उस तरह का पावर का मुजाहरा नहीं है। ऐसे तो ना जुल्म करें यार। 9 मई से 8 फरवरी से लेके पिछले महीने तक तो हमारे बंदे एक कन्वेंशन, 100 बंदों की मीटिंग नहीं कर सकते थे पंजाब के अंदर। आज वो निकल रहे हैं बड़ी तादाद में, सैकड़ों में एहतजाज कर रहे हैं। तुसी हाली भी नहीं राजी होते पे, पता नहीं तुसी किवें राजी होते हो। नहीं 80 राजी है, लेकिन पहले जिवें पाकिस्तान तरीके साहब जैसे पहले प्रोटेस्ट करते थे, बड़े मैसिव प्रोटेस्ट, स्ट्रीट पावर। पहले हमारा कायद अंदर नहीं था, पहले हमारे हजारों वर्कर्स अंदर नहीं थे। हमारे 2000 वर्कर इस वक्त भी लाहौर में है, हमारे 790 वर्कर इस वक्त भी इस्लामाबाद, पिंडी की थानों के अंदर शनाख्त परेड का इंतजार कर रहे हैं। डिटेंशन ऑर्डर्स नहीं थे, लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के, बगावत के पर्चे नहीं थे। क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, चले वो जरा वो बता दें जरा जो मखसूस नशिस्तें हैं अभी मिल जाएगी, क्या लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा दूसरी वजाहत जारी की है, अब मिल जाएंगी पाकिस्तान तरीके से? उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट देखें जो भी मिस एडवेंचर आज ये करने लगे थे इलेक्शन कमीशन वाले, मेरा ख्याल है शायद किसी को जो है वो अकल आ गई, क्योंकि क्लैरिफिकेशन बड़े टाइम पे आई है। इसको दिस इज व्हाट वी कॉल अल्लाह की मदद। अल्लाह की, हम तो वैसे भी अल्लाह तवक्कल यहाँ तक पहुंचे हैं, जो अल्लाह यहाँ ले आया है वो अल्लाह आगे भी लेके जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ ये अल्लाह की मदद आई है। इन 8 जजों ने जिस तरीके से अपने फैसले की क्लैरिफिकेशन की है, मेरे ख्याल में लॉयर्स तो पहले ही कहते थे, मगर ये सुप्रीम कोर्ट से इसकी क्लैरिफिकेशन की जरूरत थी और उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि किसी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो नल एंड वॉइड या इनवैलिड नहीं हो सकती है या इनइफेक्टिव नहीं हो सकती है। दैट मीन्स कि ये स्पेशल सीटें हमें, मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी, और अगर ये नहीं देंगे तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के भी मुर्तकब होंगे और इन पे फिर आर्टिकल 6 जो है वो भी इन्वोक करना चाहिए। ये सारी तबाही मचाने वाले हैं फिर। ठीक है, लेकिन वो आपने देखा 63 की तशरीह वाला मामला हो, बाकी मामला हो, अगर इलेक्शन कमीशन अब तौहीन अदालत होगी अगर अब दोबारा नहीं करती वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के हुक्म पर अमल, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और ऑप्शन क्या है? प्रोटेस्ट आपने करके देख लिया, वहां से रिलीफ नहीं मिल रहा, इलेक्शन कमीशन जू का तू वहीं खड़ा हुआ है, दूसरी जानिब आनी तरमीम प्रोटेस्ट हमने करके देख नहीं लिया। प्रोटेस्ट एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये प्रोटेस्ट जो है इसका दायरा वसी होगा और हमने स्टेप्स में लाए अमल का ऐलान करना है। आज ये है, अगला नए अमल आज रात हम बैठेंगे तो उसके ऊपर तय करेंगे। प्रोटेस्ट तो साथ साथ जाती रहेगी, अदालती जो जंग है वो भी साथ साथ चलती रहेगी। अल्लाह ताला हमें उसमें मेरी दुआ है कि हमें नुसरत और फतह दे। और दूसरी तरफ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो ये MNAs की बेगमात को उठा रहे हैं, वहां से MNAs के घरों पे मुसल्लह हमले कर रहे हैं। जैसे आपने देखा मजीद न्याजी जो है, जिनकी मोहतरमा बेगम साहिबा जो है वो MNA है, उनके घर हमला हुआ, फायरिंग हुई, कितनी आपने वीडियोस देखी होगी। सो उसके खिलाफ लाएअमल भी हम बना रहे हैं और वो हम मौलाना के साथ मुश्तरका भी मिलकर बना सकते हैं, इसलिए कि उनके लोगों के साथ भी अब यही कुछ हो रहा है। तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हम अपनी मेजोरिटी इंटैक्ट रखेंगे। चले ये बता दें, इस बार जो प्रोटेस्ट होगा लीड कौन करेगा? क्योंकि अंदरूनी तौर पे बहुत सी खबरें आती है, पाकिस्तान तरीके साहब में भी डिवीजन है, अलीमीन गंडापुर एक साइड पे खड़े हैं, शिकवा कर रहा है पंजाब उस तरह नहीं कर रहा। आप भी जब यहाँ पे डी चौक पे प्रोटेस्ट था, आपके बारे में भी आज वर्क फ्रॉम होम, कारकुनान भी इस हवाले से खदशात का इजहार करते हैं। इस बार लीड कौन करेगा? देखें, पहली बात तो ये है कि जिसको भी पार्टी जिम्मे लगाएगी
वही इसको लीड करेगा। जैसे प्रोटेस्ट खान साहब कई दफा जिम्मे कर देते थे अली अमीन गंडापुर के, वो उसको लीड करते थे। कई दफा खान साहब उमर अयूब के जिम्मे कर देते थे, कई दफा सेक्रेटरी के जिम्मे कर देते। सो जब भी वो प्रोटेस्ट कॉल होगी, जिसके जिम्मे पार्टी लगाएगी वो लीड करेगा। अल्लाह अल्लाह और खैर सलाह। पता नहीं अली अमीन गंडापुर ने कब आपसे शिकवा किया है। जो खबरें अखबार में या टीवी के ऊपर आई हैं, उसको तो हमाद अजहर और अली अमीन गंडापुर दोनों रद्द कर चुके हैं। पता नहीं लोगों को यकीन कैसे आता है, सर पे कुरान उठा के तो कह नहीं कोई सकता, मगर हम तक तो उनका शिकवा नहीं पहुंचा। आपके पास कोई वीडियो या कोई बयान है तो आपको पता होगा। दूसरी बात यह है कि कारकुनान शिकवा देखें, कारकुनान के अपने जज्बात होते हैं और उनका एहतराम हम पे लाजिम है और हम उन्हीं के साथ चलते हैं। उन्हीं की वजह से यहाँ पे पहुंचे हैं। ना कारकुनान में कोई डिवीजन है, ना अली अमीन को कोई शिकवा है। जैसे आज जो एहतजाज हुआ वो कारकुनान ने नहीं किया पूरे पंजाब में। अभी थोड़ी देर तक आपके फुटेजेस आ जाएगी तो फिर आपकी ये तशरीह भी दूर हो जाएगी कि कैसा एहतजाज हुआ है। एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ना बड़ा कोई कर सकता है, ना भरपूर कर सकता है। हमने लियाकत बाग में भी साबित किया, लाहौर में भी साबित किया, संजानी में भी साबित किया। सो मेरा नहीं ख्याल कि वी नीड टू प्रूव टू एनीबडी कि हम क्या कर सकते हैं और हमारी कितनी स्ट्रीट पार है, क्योंकि ये जो हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन है, डर है, खौफ है, बेचैनी है, और जो ये वारदातें कर रहे हैं ये उसी खौफ से कर रहे हैं ना, अवाम के ताकत के खौफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के खौफ से कर रहे हैं। चले आखिर में से मुझे ये बता दें, क्या इस वक्त आईनी तरामीम की जरूरत थी जिसका हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बन रही है? अननेसेसरी, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा क्यों बन रही है? आप क्यों बार बार कह रहे हैं? व्हाई आर यू व्हाई आर यू सेइंग इट तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा बन रही? हम कहाँ हिस्सा बने? सर इंडोर्स कर रहे हैं ना, मौलाना से मुलाकात कल आप कहेंगे, कल आप नहीं, अगर आपकी बात को मैं आगे लेके चला जाऊं, आपकी बात को मैं आगे लेके चला जाऊं तो कल आप कहेंगे जी कि आप पार्लियामेंट में क्यों बैठे हैं, आप तो मेरे हुकूमत के सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। यू हैव टू स्टे विद इन द सिस्टम टू फाइट द सिस्टम। जहां पे गड़बड़ हो रही होती है, हमने को अपना मुसवदा दिया आपको। आपका मीडिया तो पिछले 20 दिन से ढोल बजा रहा था, आपका मुसवदा, नया मुसवदा, पीटीआई, कितने सारा मुसवदा, किसी के पास है मुसवदा? हमने दिया कहीं पे? किसी लीडर की आपके पास कोई स्टेटमेंट है कि जनाब हम एग्री करते हैं और हम इसको अप्रूव करते हैं? हाँ, हमारे सामने कागजात आ रहे हैं। वी आर पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, वी द बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी। उसमें हमें ये हक तो है कि हम अपनी एलाय ऑपोजिशन पार्टी को ये कह सके कि यार ये चीजें ठीक नहीं है, आप देख लें इसको। हमारा इनपुट का तो हक हमारा है, और हम किस लिए पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं? चले अच्छी बात है, पार्लियामेंट में बैठे हो। ये भी माजी से सीखा है, गलतियों से सीखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि पार्लियामेंट में रहना है, वहाँ रह के बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, वहाँ रह के डायलॉग होगा, इस तरह के मामला होंगे, उस पर आप रोक भी सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काबिल तारीफ है आपका पूरा इस पर, जो आपका माजी में मेरे भाई आप ये बताएं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना साहब के साथ एंगेज न करती, या मौलाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एंगेज न करते, तो आप नहीं समझते कि ये प्रोसेस मैं तारीफ कर रहा हूं मैं इसके ऊपर आपकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छा प्ले किया। अगर पार्लियामेंट में ना होते, हुकूमत के लिए बिल्कुल विन विन पोजीशन होती, जैसे मर्जी वो जो मर्जी करते, अपनी मर्जी का, जिस तरह आपने देखा 16 माह हुकूमत में जिस तरह अपोजिशन लीडर लगाया गया, सारी चीजें हुई, लेकिन अच्छा फैसला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। भी हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। वकास हकीम साहब हमारे साथ है, ब्रेक के बाद मेहमानों से बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस है वो हमारे सामने रख रहे थे। अब हमारे साथ आमिर अली असरान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हज़रत मलिक साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और साद रसूल साहब भी हमें ज्वाइन करें स्टूडियोज़ में। बहुत शुक्रिया जी मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, ये आइनी तरामीम के हवाले से शुरू में आया कि पूरी एक आइनी कोर्ट बनेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको राज़ी करने की कोशिश की गई, दीगर जमातें ऑन बोर्ड थी, नहीं हुआ मामला, ये अब बेंच के ऊपर आ गए हैं। देखें, ये तो आप सिर्फ आइनी अदालत, ये काम तो शुरू हुआ जब ये हुकूमत आई, उस वक्त कहा गया कि चीफ जस्टिस का टेनोर 3 साल कर दिया जाए। फिर 2 महीने बाद हुआ कि हर जज की रिटायरमेंट एज 2 साल 3 साल बढ़ा दी जाए। उसके बाद ये हुआ कि जी आइनी अदालत में रिटायर्ड जजेस भी होंगे, 68 साल एज होगी। फिर उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न की बात हुई। अब जो नया ड्राफ्ट आया वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का आया कि मुख्तलिफ बेंचेस जो जुडिशल कमीशन बनाएगा। वैसे मैं समझता हूँ कि असूली तौर पर बेंचेस पूरी दुनिया में बनते हैं, और ये चीफ जस्टिस के डिस्क्रिशनरी पावर जिस तरीके से इस्तेमाल हुई 2009 से, और वो जो कंप्लेन है नून लीग की पीपल्स पार्टी, वो किसी हद तक ठीक भी है कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहबान ने 184(3) के नाम पे अपने हमख्याल जजेस को बिठा के जो किया।
लेकिन ये है कि अब ये जो जुडिशल कमीशन जिसमें पार्लियामेंट के नुमाइंदे भी होंगे, अटॉर्नी जनरल भी होंगे, लॉ मिनिस्टर भी होंगे, अब वो इनपुट देंगे कि जी बेंचेस क्या होने हैं। फिर वो कि जब वो वहाँ फैसला हो जाएगा कि जी बेंचेस में इख्तलाफ आया है, फलां बेंच में 7-6 से ये वो सारी चीज़ें फिर वहीं से फैसले पे भी लोग कर देंगे। मतलब बेंच की तशकील भी हुकूमत ही डिसाइड करेगी ना कौन लोग, मेजॉरिटी तो उसमें हुकूमती लोग होंगे ना। देखिए हुकूमती तो नहीं, लेकिन बात यह है कि दोनों तरफ तकसीम होगी। कुछ अपोजिशन के लोग कुछ जजेस के साथ हम ख्याल होंगे, कुछ जजेस जो हैं वो हुकूमत के साथ हम ख्याल होंगे, तो इसी तरह मामला चलेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला तो जजेस पे भी छोड़ा जा सकता था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 3 जजेस का किया, 5 का कर देते, कोई ऐसा मसला नहीं था। अब इसमें जो आपने एग्जीक्यूटिव के लोग शामिल किए हैं, ये ट्रैकोटमी ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है, मेरा ख्याल है उसको वायलेट कर रहा है। शाह साहब, हुकूमत अचीव क्या करना चाहती है? मामला कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ आकर ख़त्म हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात जहाँ जो हसनात साहब ने बात की, और हम हसनात साहब को हमेशा सुन के सीखते हैं, तो इट्स अ प्लेजर टू बी विद हिम। हसनात साहब ने जो बात की, मैं ज़रा इसका प्रिंसिपल थोड़ा सा वाजे कर दूँ। इसमें सिर्फ हुकूमत की बात नहीं है, हुकूमत के लोगों के मुकदमात भी, हुकूमत जब भी कोई एक्शन करती है, अगर आपको पुलिस वाला सड़क पे रोक ले, एक इस तरह के स्टेट एक्शन से लेके प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर, सदर के ऑर्डर, हुकूमत जो भी एक्शन करती है, काबीना के डिसीजंस, उन तमाम एक्शंस के ऊपर एक चेक के तौर पे जुडिशरी बैठती है। आप जुडिशरी अदालत में चैलेंज कर सकते हैं कि ये चीज़ गैर कानूनी हुई, इसको गलत करार दिया जाए। ना सिर्फ हुकूमत के ऊपर जुडिशरी ऐसे चेक बैठती है, बल्कि जो अपोजिशन के मेंबरान हैं उनके ऊपर भी जुडिशरी ऐसा चेक बैठती है। अगर उनमें से कोई गलत काम करेगा, कहीं पे कोई गैर कानूनी बात होगी, तो उसको जुडिशरी के अंदर चैलेंज किया जाएगा। तो बुनियादी सवाल ये है कि वो लोग जो लिटिगेंट्स हैं अदालत के सामने, जो आज नहीं तो कल अदालत के सामने पेश होंगे, क्या वो चुनेंगे कि हम किस बेंच के सामने पेश होंगे, इसमें कौन से लोग बैठेंगे, ख्वाह हुकूमत से हों या अपोजिशन से हों, या बेंच की तकर्री करने का इख्तियार एक ऐसे शख्स के पास होगा या एक ऐसी कमेटी के पास होगा, ख्वाह उस शख्स चीफ जस्टिस हो या कमेटी, ये जिस तरह प्रोसीजर्स एक्ट के अंदर कमेटी बनाई, उसके पास ये इख्तियार होगा। वो ऐसे अशखास होंगे जिनका लिटिगेशन के अंदर अपना रोल नहीं है, वो खुद लिटिगेंट्स नहीं है अदालत के सामने, वो जजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बेंच को। जो बुनियादी बात, और यही बात वकला हजरात ने अपने कराची के जो सिंपोजियम था उसके अंदर भी की, मुनीर मलिक साहब ने इसको बड़ी क्लियरली बयान किया कि इफ़ेक्टिवली जो आइन का प्रिंसिपल जिसको देखने की ज़रूरत है वो ये है कि क्या वो पार्टीज़, ख्वाह हुकूमत हो, ख्वाह अपोजिशन के मेंबर्स हों, ख्वाह बार काउंसिल्स हों, जिनके खिलाफ मुकदमे सुने जा सकते हैं, क्या वो बेंच की तश्कील के अंदर अपना राय देंगे या बेंच की तश्कील उन लोगों से इंडिपेंडेंट होगी? ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है जिसको देखने की जरूरत है। अच्छा, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई दे रही है। आप सियासी मामला भी बड़े अच्छे से समझते हैं। पहले एकदम इंडोर्स कर दिया मौलाना की रिहाइश गाह पर कि मान के हैं, सब ओके हो गया। कुछ देर बाद उनको समझ आ रहा है कि उसमें चीफ जस्टिस की तैनाती हो या आइनी बेंच बनने का मामला हो, इसमें तो हुकूमत अभी भी विन विन पोजीशन में, हुकूमत विल डिसाइड कि कौन होगा वहाँ पर। मेरा ख्याल है कि ये कहना शायद कबल वक्त है, हसनात साहब शायद ख़बर को मुझसे बेहतर जानते हों, लेकिन मेरे ख्याल में कहना कबल वक्त है कि हुकूमत के लिए विन विन है। अभी ये पॉसिबिलिटी ख़त्म नहीं हुई कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना पास की जा सकती हो, और या पास की जाए भी तो मंसूर अली शाह साहब जो कि करंट सुप्रीम कोर्ट के हमारे आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस बन जाएंगे 26 तारीख को, वही चीफ जस्टिस बने। जहां तक आपने पीटीआई की बात की, अच्छा तो ये बात तो कबल वक्त है कि हुकूमत के लिए विन विन है, हो सकता है कि ना हो। लेकिन जहां तक आपने पीटीआई की बात की, देखिए पीटीआई भी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज की तरह अपने इमीडिएट मुफाद को या अपने इमीडिएट जो उनके कंसर्न्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनको देखती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आईनी तरमीम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के अगले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल से ज़्यादा बड़ी है। इस आइनी तरमीम के अंदर हमारे अदालती निज़ाम की कुछ बुनियादी चीज़ों के ऊपर कमेंट होगा। ये किसी एक पॉलिटिकल जमात की तरमीम नहीं होनी चाहिए, ये किसी एक पॉलिटिकल वक्त की तरमीम नहीं होनी चाहिए। पीटीआई को भी और बाकी सबको भी और इंस्टीट्यूशंस को भी, जिसमें जुडिशरी ख़ास तौर पर शामिल है, उसको इस आइनी तरमीम को एक लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए कि क्या जब हम इस सियासी लम्हे से गुजर जाएंगे
उसके बाद भी क्या ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाएगा, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जुडिशरी के ऊपर एतबार होगा? ये बुनियादी सवाल है, मेरा ख्याल है इसको सियासत के अंदर नहीं उलझाना चाहिए। राणा साहब, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल करने की बात हुई, उसके बाद दीगर मामलात, आईनी अदालत की जो अफादियत है वो बताई जाती थी, मफाद आमा के केसेस जो है, आम आदमी सफ़र हो रहा है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, वो बताया जाता रहा। अभी मामला एक बेंच पर आकर जो है वो रुक गया है, तो हुकूमत क्या अचीव करना चाहती है इस पूरी तरामीम से? देखें, अगर तो आपने इधर उधर की बातें सुननी है तो फिर मैं इसका डायरेक्ट आपको जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ये बताऊं कि जो जुडिशरी ने अपनी मन मर्जी की है कि ना मुकन्नन की माननी ना इंतजामिया की माननी। सिंपल सी बात है कि वो मुतलकुल अनानियत अदलिया की तरफ से मुख्तलिफ में मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ आई, और उसमें यही आया कि हम चीनी के रेट भी मुकर्रर करेंगे, हम रिकॉर्ड को भी फैसला नहीं करने देंगे, हम स्टील मिल भी नहीं बिकने देंगे, और हमारा जो दिल करेगा हम वो करेंगे, और सिर्फ वो काम नहीं करेंगे जो हमें करना है। ना हाई कोर्ट्स वो कर रही, ना सुप्रीम कोर्ट कर रही, नतीजा 27 लाख केसेस। मुझे ये बताएं, ये बहुत अच्छे बुकला हैं, ये सारे अपने चैम्बर्स की कहानियां चलाने के लिए आते हैं यहाँ पे। इनकी सारी आजादी जो है वो ये है कि इनकी मर्जी के चैम्बर से जज बने, चीफ जस्टिस की चिट चले लेते बगैर इख्तियार के, बात सीधी करे कि ना फौज ने ठीक किया ना अदलिया ने किया, क्योंकि ये दोनों मिलके खेलते थे। आज दोनों अलग हो गए हैं तो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें सियासतदानों को थोड़ा सा मिल रहा है पोर्शन, और यकसुई जो 187 का इंसाफ मिल रहा है वो सिर्फ पीटीआई को दिया जा रहा है। अतर में नल्ला साहब जब कहते हैं कि 2018 में भी यही काम हुआ था, तो फिर यकसुई से इंसाफ पूरा था, या फिर 184 में लेते ताकि फुल कोर्ट दोबारा भी लगती और अपील लगती। सब चीजें मर्जी के मुताबिक की। जब ये पता लगा, जब उनके जहन में आया कि वो ये तो मखसूस नशिस्तें मिलती हैं तो आईनी तरमीम हो जाएगी और फिर 3 साल चीफ जस्टिस की उम्र बढ़ जाएगी, चले वो खत्म हुआ। ना हुकूमत वो बात कर रही, ना हमारा मीडिया ये बात कर रहा है कि ये सब की जरूरत है कि हमें सबको ठीक करना है। हमारे सारे इदारे इंक्रोचमेंट्स की बुनियाद पे खड़े हुए हैं, कोई अपनी जगह पे दुरुस्त नहीं है, लिहाजा सब ये कहते हैं कि मैं ही सिर्फ दुरुस्त कर सकता हूं। क्या अदलिया ने कभी किया कि पार्लियामेंट को रास्ता दे? नहीं दिया। क्या फौज ने दिया कि सियासतदान अगर फैसले कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल जाए? नहीं, वो भी कहते हैं हमारी मर्जी हो। जब पार्लियामेंट के अंदर कुछ चीजें आ जाती हैं वहां पे भी सियासतदान कहते हैं कि जी हमने बहुत आगे जाना है। जामी साहब, बैठ के तो कोई बात नहीं है ना, मुकालमा आखिर क्यों नहीं हो सकता इस मुल्क में? ठीक है, मुझे बताएं कि जब ये सारी बातें हम कर रहे हैं कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, राणा साहब की बात तल्ख भी है और दुरुस्त भी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मैं उनकी इजाज़त से गुजारिश करता चलूं। जिस तरह उन्होंने आखिर में तस्लीम किया कि तमाम इदारों से गलतियां हुई हैं, हमारा कोई ऐसा इदारा, हमारी पार्लियामान से भी बड़ी गलतियां हुई हैं, हमने ऐसे कवानीन पास किए हैं माजी के अंदर, ख्वाह वो NRO का कानून हो, ख्वाह वो दीगर इस तरह के कानून हो जिनसे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन जब आप आईनी तरमीम के अंदर ख़ास तौर पे एक ऐसे माहौल में जहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शिकायत आई हों, दीगर जगहों से शिकायत आई हों, अगर आप ऐसी तरमीम करेंगे जिसमें बाकी किसी इदारे को ना छेड़ें, उनमें से किसी की पावर डिस्ट्रीब्यूशन को ना छेड़ें, सिर्फ जुडिशरी को छेड़ें, तो लगेगा इस तरह कि आप किसी वजह से कर रहे हैं, इसका कोई सियासी मकसद है। खुदारा आईनी तरमीम ज़रूर करें, हमारी जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन शॉर्ट साइटेड ना करें। ये पॉलिटिकल लम्हा गुजर जाएगा, आइन हमारा इसके बाद भी बरकरार रहेगा, हमें फिर भी अदालतों में और मुकदमों के अंदर सामना करना। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मेहमानों से मजीद बात करेंगे। और वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आमिर अहसान साहब, ये बताइएगा, बाज़ाहिर ये लग रहा था बैरिस्टर गौहर मान गए हैं, कहा कि मुतफिक हो गए हैं, लेकिन अब दोबारा मौलाना की रिहाइशगाह पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों मौजूद हैं, वहाँ पर बातचीत हो रही है। खसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ आता है पैनल पर, जो 3 जजेस के नाम में से एक का इंतखाब होगा, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ात है। देखिए, मैं बताऊं कि बड़ी क्लियर बात है कि पीटीआई का मौजूदा होगा अगर वो वोटिंग में बैठेगी। किसी सूरत में नहीं बैठेंगे, इनकी आदत है, स्टाइल है, ये बाइकाट इन्होंने हर सूरत में करना है, चाहे वो इमरान खान से मुलाकात की शर्त लगा के, या इमरान खान से मुलाकात के बाद के बानी ने हमारे मना कर दिया लिहाजा हम वोट नहीं कर रहे। ये सैकड़ों मीटिंग्स की इन्होंने इंतखाबी इस्लाहात की 2018 के
एंड पे जब असम्बली जाने से पहले पहले, और बिल्कुल तय हो गया था, आरिफ अलवी उसे लीड कर रहे थे, तो शिबली फराज ने परवेज से कहा नहीं भाई हमने तो आज बाइकाट करना है, अब मुत्तफिक का मुसवदा नहीं हो सकता। उसके बाद से मुसलसल देख लें, ये इनका रवैया है, वतीरा है, चाहे ये कितने अंगेज हो चुके हुए हैं, आप देख लीजिएगा किसी ना किसी बात पे इन्होंने बाइकआउट कर जाना है। तो फिर जब आईनी अदालत, हुकूमत फिर नंबर कहां से पूरे करेगी अगर ये बाइकआउट कर जाते हैं? चले मौलाना मिल भी जाए फिर भी नंबर्स का तो मसला रहेगा। कोई ये वो तो है नहीं जो हम तालीमी निज़ाम में मसला फीस गौरस था, या जिसको हम आज मिसाल देते हैं कि मसला कश्मीर है। ये 2-3 तरीके से बिल्कुल वाज़ेह है। 63A ओपन हो चुका, पहले भी वो पीटीआई के लिए खत्म किया गया था ताकि हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म हो जाए, आइन में रीराइट किया गया था। अब 63A ओपन है और 8 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली में मौजूद हैं जो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी डिसीजन के तहत नहीं आते। वहां से इनको कुमक मिल सकती है 63A के साथ। मौलाना फजलुर रहमान का अभी भी 50-50 है कि वो वोट कर भी सकते हैं। उनके 2 सेनेटर गायब थे, एक वापस आ चुके हैं जो हमारी इतला है, और एक रात तक शायद उनको दे दिए जाएंगे। और उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी की कि भाई आप इमरान खान साहब से इनके लोगों की मुलाकात करा दें। अगर ये चीज़ें तमाम हुज्जत पूरा हो जाता है फिर क्या करेंगे? और फिर आप ना भूलें कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला देना है और वो आ जाएगा, और वो आएगा वही कि पार्लियामेंट का एक्ट लागू हो चुका है और हम ये सीटें दे रहे हैं, और वो जो कौमी असम्बली में कमी है वो उससे ज्यादा हो जाएगी। अगर आपको 11 वोट चाहिए ना समेत स्पीकर का, अगर आप वोट नहीं भी डलवाते और मौलाना फजलुर रहमान कोई वोट नहीं भी डाल रहे होते, तो उनके पास सिर्फ कौमी असम्बली में नून को 14 मिल जाएंगी, 6 मिल जाएंगी पीपल्स पार्टी को। लेकिन ये आपने बता दी, इसमें वो जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का हसनात मलिक ऑर्डर है वो इग्नोर कर दिया जाएगा। मलिक साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज दूसरी वजाहत जारी की है उसका क्या होगा? देखिए उससे तो एक ये मिनट मैं पूरा, कर दूं वो जो, अच्छा चलें करें जी मलिक साहब। देखिए उससे तो पूरा ये अमेंडमेंट कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। ये निज़ाम, ये जो अमेंडमेंट होने जा रही हैं, ये एक ही सूरत में बच सकती हैं कि काजी फैसल साहब किसी न किसी तरह दोबारा जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में बने। अदरवाइज ये सस्टेनेबल नहीं है। ये 2 महीने 3 महीने बाद इनको स्ट्राइक डाउन होना है, कुछ चीज़ें रह जाएंगी, कुछ इनको देखा जाएगा दबाव। लेकिन अब तो आईनी अदालत वाला मामला तो खत्म हो गया ना, अब तो बेंच की तरफ चले गए। ये बेंच के वाला मामला, पैनल का जो असल मामला है ना, अब असल पैनल का मामला है। जैसे मुनीब अख्तर सुपरसीड होंगे, जैसे मंसूर अली शाह अगर जैसे याही अफरीदी को अपॉइंट किया जाता है, तो क्या इस पर खामोशी हो जाएगी? कोई मेरा ख्याल है कि ये जज रिज़ाइन नहीं करेंगे, ये बैठेंगे। वकला की तरफ से जो है प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, जी फलां बार को आज फलां जज जो है वो बैठेंगे भी और कमेटी में भी होंगे। यानी ये जो असल मकसद है, पर्पज़ है, वो स्टेबिलिटी लाई जाए, वो नहीं लाई जाएगी। मेरा ख्याल है कि अगर मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन हो जाता तो इन अमेंडमेंट पे इतनी ज़्यादा ऑब्जेक्शन या ना होती। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की क़याम का है मामला, वो होनी चाहिए। मैं एग्री करता हूँ कि माजी में डिस्कशनरी पावर चीफ जस्टिस ने जिस तरह इस्तेमाल की, उसने इंक्रोच की पावर पार्लियामेंट की, एग्जीक्यूटिव की, लेकिन उसमें हमारी सियासी जमातों का भी है ना रोल। 2009 से 13 तक इफ्तिखार चौधरी साहब को कौन सपोर्ट कर रहा था? नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के मेमो गेट में पहुंच गए। ख्वाजा आसिफ साहब हर मामले में जो भी फाइनेंशियल कोई मैटर पे डील होती थी पीपल्स पार्टी की, ख्वाजा आसिफ चैलेंज करके बेंच नंबर 1 में बैठे होते हैं अमूमन। तो वो चीज़ें अपनी नहीं देखते। फिर इसी तरह साकिब निसार ने जो नून लीग के साथ किया, पीटीआई उनके साथ रही। तो ये तो चलता रहा है ना मामला कि हमारी सियासी जमातें भी, उनका रोल भी, अगर उस वक्त आईनी अदालत बन जाती है 18वीं तरमीम में, किसने रोका था? जो वो कमेटी थी 18वीं तरमीम में, ये क्यों नहीं? और कहा गया कि जी ये जजेस आए हैं, इनको अब चलने दें। उन जजेस ने जितना सिविलियन सुपरमेसी को किया कमज़ोर, तो उसमें हमारे सियासतदानों का भी रोल है। और एक सिवाय आप ये कहते हैं कि जुडिशरी नहीं है, इसमें सारे इन्वॉल्व हैं। कहीं ना कहीं सबके माजी है। चले साहब ये बता दें कि अगर ये मखसूस नशिस्तों के साथ तरामीम की जाती हैं, इलेक्शन कमीशन दे देता है मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातों को सीटें, तो फिर ये तरामीम का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, अब तक इस वक्त तक जो बात हो रही है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो ख़त्म हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब है कि जो भी तरमीम होगी उसको जिस भी तरह चैलेंज किया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लगेगी, और इन्हीं जजेस में से कुछ बेंच बनेगा जो उसको सुनेगा। जो आपका सवाल है कि अगर मखसूस नशिस्तें दे देने के बाद कोई तरमीम कर ली जाती है तो क्या होता है, मैं उसका बड़ा सिंपल और डायरेक्ट सा जवाब दूं कि वो तरमीम चैलेंज होगी इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने, या वो जो जुडिशल बेंच बनेगा उसके सामने, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा उसके सामने। पहले आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इस वक्त चैलेंज करना है तो आपने ये शो करना है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से, इस आईनी तरमीम की वजह से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे और साख पे कुछ असर पड़ा है, इस वजह से इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए।
अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के थ्रू रिजर्व सीट्स देके पास कर लेते हैं तो किसी को यह प्रूव करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि ये अमेंडमेंट वायलेट करती है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को। इतना ही दिखा देना काफी होगा कि जिन लोगों ने वोट किया वो लोग वोट नहीं कर सकते थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अपना हुक्म था कि वो मेंबर्स नहीं हैं, उनकी जगह कोई और मेंबर्स होने चाहिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है, जिस तरह अभी हसनात साहब ने कहा कि अगर अमेंडमेंट हो भी गई तो 2 महीने 4 महीने से ज्यादा के लिए नहीं होगी, उस प्रोसेस को आप मजीद छोटा कर देंगे क्योंकि वरना तो 2 महीने एक मुकदमा सुन के ये फिगर आउट करना था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वायलेट हुई है या नहीं। अदालती फैसले की बाजी के इतलाक के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का कि बाजी में इतलाक नहीं हो सकता, इलेक्शन कमीशन राय से खबरें आ रही हैं कि बाजी में इस तरह के काफी सारे फैसले मौजूद हैं, क्या ये मुमकिन है कि बाजी के हवाले से इतलाक हो सके? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नहीं की। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात वाज़ेह की कि हमने इलेक्शन कमीशन की प्रोविजंस को इंटरप्रेट नहीं किया था, हमने आर्टिकल 56 और 104 आइन के को इंटरप्रेट किया था। इस बात को वाज़ेह तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ये अप्लाई हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट आइन की एक शिक की तशरीह कर दे और उसके अंदर आर्टिकल 17 और 104 और 56 की तशरीह हो, तो उसके बाद कोई भी आप इलेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट नहीं कर सकते जो आइन की तशरीह को अंडू करे। पहला प्रिंसिपल तो ये हो गया। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि अगर आपने इलेक्शन एक्ट का इतलाक करना भी है तो जिस लम्हे पे इलेक्शन हुआ था, 2024 का जो इलेक्शन है वो जिस लम्हे पे हुआ था, उस लम्हे का आइन और कानून हमने इंटरप्रेट कर दिया, उसके मुताबिक आपको सीटें देनी पड़ेंगी। अगर आप आज कानून चेंज कर देंगे तो आइंदा के लिए उसके ऊपर कोई बहस हो सकती है, लेकिन जो कानून मौजूद था हमने उसको इंटरप्रेट कर दिया, उसके मुताबिक सीटें दें। इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी नाकिस है। मैं मुफ्त लीगल मशवरा नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं बसद एहतराम पाकिस्तान के इंटरेस्ट में दूं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को तस्लीम करे। आज नहीं करेंगे तो कल करना पड़ेगा, उस वक्त तक कंटेम्प्ट हो चुकी होगी। ये पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए मुनासिब नहीं। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने भी यही एडवाइस की थी इलेक्शन कमीशन को कि जजमेंट पे अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट वो हतमी है। चले, ये अगर इस तरह हो भी जाती है तरामीम रान साहब, तो उसका मुस्तकबिल एक तो देखें फिशी के क्या होता है उसका आगे चल के मामला, और सेकेंडली टाइमिंग बड़ी अहम है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इजलास कर रहा है, उसी टाइम में आज सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई के फैसले की दूसरी वजाहत जारी कर रहा है। देखें, ये पढ़ी लिखी बातों के साथ सीधी बातें भी करें, जिनको पढ़ा लिखा समझें और वाज़ेह स्क्रीन पे लिखा हुआ देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासत नहीं की। जब वो पूरा फैसला दे चुके थे, उसके अंदर आने वाले कवानीन के वाले भी दे चुके हुए थे। आज किस तरह उन्होंने दी? उन्होंने सियासत की। उनकी जरूरत नहीं थी आज बोलने की, उन्होंने कंटेम्प्ट लगानी थी, लगाते। इस मुल्क में तो अंग्रेजी दा दी थे, पंजाबी दा दा। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, कौन सा कानून और आइन मानता है? ना सुप्रीम कोर्ट मानती है, ना पार्लियामेंट मानती है, ना हमारी फौज मानती है। सब अपनी अपनी मर्जी पे चल रहे होते हैं। कब आपने मानी जी बात? ये जो फैसले बिठा के यहाँ पे मुसलसल तसलसल के साथ एक आइन की ऐसी की तैसी सुप्रीम कोर्ट के हाथों से हुई। ये जज के बारे में कौन कहता है कि आप एक मिनट जी, कि वकील जो है ना करने की बजाय आप जज कर लें? ये इंसाफ की दुकान है। ये किसने बनाई? ये जो बड़े बड़े चैम्बर से 3 सुप्रीम कोर्ट के माशाल्लाह हमारे जज एक चैम्बर से आके 3 हाई कोर्ट से बैठ गए। ये एक पीएम नहीं भर्ती होने देते बगैर इश्तिहार के। असल इशू ये है कि इन चीजों को पार्लियामेंट को भी सबको एड्रेस करना चाहिए। अगर आज सिर्फ आप अदलिया को ठीक करना चाह रहे हैं तो साथ अगली तरफ आना पड़ेगा ना। अदलिया ने यह काम किया कि इंसाफ की राह में रुकावटें दूर करते हुए ऐसे फैसले देती, वो तो अपनी मर्जी के लोगों को सामने रख के फिर फैसले देते रहे, और आज भी यही हुआ है। आज कौन सा तरीका था जब चीफ जस्टिस के एक फैसले को इन्होंने वजाहत की, उन्होंने मांगा कि भाई आपने असनाद साहब सुप्रीम कोर्ट रेगुलर कवर कर रहे हैं, कभी कभार हम भी जाते हैं। मैंने बहुत फैसले मैंने बराह रास्त देखा है। जब 1997 में जस्टिस सदाल अली शाह खेल रहे थे फारूक लगारी के साथ मिलके, और वो 58 भी रिस्टोर करते हैं और 3 वकील भागते हैं और सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी के पास जाते हैं, वो कहते हैं सस्पेंडेड। ये ड्रामे हम बहुत देखते हुए आ रहे हैं, यहीं पे बैठे देखते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हमले भी देख रहे हैं, शलवारें भी लटकती देख रहे हैं। तो भाई ये फिर कोई मुकालमा होना चाहिए ना। फिर ये जोर जिसका है ना वो करेगा। बता दें कि तरामीम कब तक हो जाएगी? क्या खबर है आपके पास? कब तक ये बिल टेबल होगा? कब तक ये तरामीम हो जाएगी? 14 मई का ऑर्डर इंप्लीमेंट करा लिया और उस ऑर्डर के अंदर किस पे तौहीन अदालत लगाई? फिर जजों को जुर्रत करनी चाहिए थी उन 3 रुकनी बेंच को कि हम आर्मी चीफ को कंटेम्प्ट कर रहे हैं, हम जनाब वजीर आजम को कर रहे हैं, हम वजीर खजाना को कर रहे हैं, इसहाक डार को कर रहे हैं। क्यों नहीं किया? इस कहानियां सिर्फ मेरे और आपके मीडिया के नहीं रह गई हैं कि जी हम कंटेम्प्ट करेंगे। वकील आके बड़े बड़े सीनियर मोस्ट वकला जिनके चैम्बरों के जजों की एक लाइन लगी हुई है, वो कहते हैं कुछ तो जज भी करें ना।
तो जजों ने आज ये काम किया है। भाई ये काम करने का है, फिर आप बुलाएं ना, फुल कोर्ट बुला लें, किसी भी तरीके से बुलाएं। आपने 2 दिसंबर 1997 को एक ऑर्डर किया था जिसमें ठीक है। जस्टिस अजमल मियां को ठीक है सर, हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपका और दीगर बहुत से मेरे मेहमानों का ख्याल में बहुत शुक्रिया। आज के कानून प्रोग्राम में का- शिरकत के लिए रिफॉर्म्स जिस तरह के मामला था बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन इसमें जो शफाफियत है वो बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।